वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा थर्ड पीरियड है। हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसी साथ आज का हम थर्ड पीरियड शुरू करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं हम थर्ड पीरियड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो बताया जा रहा है कि इन दिस वीडियो वी विल रीड अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर्स होते हैं वो अपना स्टेट कैसे चेंज करते हैं इस बारे में हम जानेंगे। यानी कि हम जानेंगे आज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो मैटर्स होते हैं वो उनका स्टेप कैसे चेंज होता है। यानी कि सॉलिड से कोई मैटर है तो वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, अगर कोई लिक्विड में है तो गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, और गैस में है तो फिर लिक्विड या सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर इन बातों को समझेंगे। इस वीडियो में और भी हम पढ़ेंगे। और ये जो भी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स है ये बाय टेम्परेचर होगा और बाय प्रेशर होगा। यानी कि कोई भी मैटर तभी अपना स्टेट चेंज करेगा या तो हम उस पर टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर उसका टेम्परेचर घटा दें। जैसे कि एक एग्जाम्पल में ले बढ़ा दे या घटा दे तो वो अपना मैटर क्या करेगा, तो वो अपना स्टेट चेंज कर देगा। या फिर हम उसके ऊपर प्रेशर्स को अप्लाई करें या फिर रिड्यूस करें तो भी मैटर अपना स्टेट चेंज कर देता है। चलिए तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। यानी कि कैसे एक मैटर है वो अपना स्टेट चेंज करता है बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन टू वे। यानी कोई भी मैटर होता है उनका फिजिकल स्टेट चेंज होता है इन दो तरीकों से। तो आइए देखते हैं वो दो तरीके कौन कौन से हैं। तो वही जो अभी मैंने बताया था, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलते हैं तो मैटर जो है ये उनका स्टेट बदल जाता है। जैसे कि अगर हम वाटर को बॉयल करें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ टेम्परेचर देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम उसके बाद सेकेंड वे है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर्स, या फिर हम क्या करें तो प्रेशर जो उसके ऊपर है उसको चेंज करेंगे तो भी हमारा जो मैटर है उसका फिजिकल स्टेट बदल जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाटर कैन एक्सिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि जो वाटर है वो तीनों स्टेट में, मैटर के तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि सॉलिड जो होता है वाटर वो आइस के फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड होता है तो वाटर के फॉर्म में ही पाया जाता है, और जो गैस स्टेट है वाटर का वो वाटर वेपर होता है। यानी कि वाटर जो है वो तीनों, उसके 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड एज ए आइस, लिक्विड एज ए वाटर और गैस एज ए वेपर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इनटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। और अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं, यानी कि आइस को किसी भी कंटेनर में रख करके उसे हीट देते हैं तो वो क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर के पहले तो वाटर बनाएगा और एंड देन कन्वर्ट इनटू वेपर। और हम उसको लगातार गर्म करते रहें तो वो इन वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे वेपर निकलते हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटेनर में हमने आइस लिया, वो आइस पहले सॉलिड फॉर्म में था और फिर हमने उसको हीट देना शुरू किया, और जैसे ही हीट दिए तो वो आइस पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और अगर हम हीट सप्लाई हीट लगातार देते रहें तो वो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि अगर हम अब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो कौन कौन से मैटर हैं वो अपना स्टेट कैसे चेंज करेंगे हम इस बारे में जानते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब, चलिए आइए देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो बताया जा रहा है द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड क्या करता है तो मेल्ट होता है, और मेल्ट होकर के लिक्विड बनाता है। और कब, जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रहे तब, तो हम उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आइस है, ये आइस क्या होगा, तो आइस एक स्पेशल टेम्परेचर पे ही मेल्ट होना शुरू होता है।
जैसे हम आइस को फ्रिज से निकालते हैं तो आइस क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। अब फ्रिज में रखेंगे तो आइस नहीं पिघलता, पर जैसे ही फ्रिज से हम बाहर निकालते हैं तो आइस पिघलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर से वो बढ़ जाती है, इससे आइस पिघलना शुरू हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड हो अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस सॉलिड का वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, द टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर विच सॉलिड मेल्ट, जिस पे सॉलिड क्या होते हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और मेल्ट होकर के वो लिक्विड बनाते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ बताया जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पे लाएं तो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर रहेगा, यानी -1, -2, -3 रहेगा, तो आइस किसी भी कीमत पर पिघलेगा नहीं, वो मेल्ट नहीं होगा। पर जैसे ही 0 द अबव आएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए या फिर 1 हो जाए या 2 हो जाए, तो ये आइस पिघलना शुरू कर देगा। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे आते ही आते आइस पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर केल्विन में हम 273.16 केल्विन कहें। चलिए ये तो बात हुई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की। आइए देखते हैं आगे। उसके बाद से बताया जा रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1538 डिग्री सेल्सियस। अब आपने आयरन देखा होगा, वो आयरन तो काफ़ी सॉलिड होता है, पर उसको भी हम अगर हम 1538 डिग्री यानी 1538 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही गर्म करेंगे तो भी इस तरह से वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हम कह सकते हैं कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर से बता दूं मैं, अगर हम आयरन को मेल्ट करते हैं, यानी कि आयरन को हम 1538 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो आयरन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट, ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर हमारा आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि जितने भी सॉलिड्स हैं उन सभी सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस रहा और वहीं आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी कि जितने भी सॉलिड होंगे अलग अलग सॉलिड, अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल बाय सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट टू लिक्विड। अब बात आती है कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं यानी कि हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, इसको समझेंगे। तो क्यों कन्वर्ट होता है तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, यानी जैसे ही हम सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होता है, और बढ़ते बढ़ते वो उनके पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कमज़ोर हो जाता है और जिससे वो पार्टिकल्स मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। और जब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो वो पिघल जाएंगे और जिससे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि कोई भी सॉलिड इसलिए वो गर्म होने में पिघल जाता है क्योंकि सॉलिड है वो भी पार्टिकल से बना है और पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं तो उनकी काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होने की वजह से उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में वो कमज़ोर पड़ जाता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर पड़ता है तो वो टूटने लगता है अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स टूटने की वजह से सॉलिड जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और वो कन्वर्ट इनटू लिक्विड में हो जाता है। तो इस वजह से कोई भी सॉलिड आसानी से मेल्ट होकर के
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की बढ़ जाती है, जिससे उनका अट्रैक्शन फोर्स कमजोर पड़ जाता है और फिर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है और लिक्विड में बदल जाता है। ये मेन रीजन होता है कोई भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ बताया जा रहा है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे थे उसी को अभी पढ़ना है। आइए इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डू नॉट राइज इवन थ्रो द हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप आइस को मेल्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि आइस को हीट देते हैं और मेल्ट होता है, और जब तक आइस पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए तब तक उसकी जो हीट एनर्जी जो टेम्परेचर होता है आइस का वो बढ़ता नहीं है। वही यहाँ बात कहा जा रहा है ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डू नॉट राइज। ठीक है, यानी कि जब तक बर्फ पिघल ना जाए पूरी तरह से तब तक उस बर्फ का यानी कि जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं वो कंटिन्यूसली वो कभी भी बढ़ता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका कारण है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब बताते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट लिक्विड स्टेट, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो अमाउंट होता है हीट का जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई 1 kg सॉलिड हो, अगर आपको उसको लिक्विड में बदलना हो तो उसमें जितनी अमाउंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो हमारा अभी का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसके ऊपर, तो उस रिक्वायरमेंट हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से मैं बता दूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, यानी कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट जरूरी होता है हीट का, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब फिर यहाँ पे लेटेंट हीट बताया जा रहा है। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेटेंट द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि लेटेंट हीट वो हिडन हीट होती है, यानी कि वो छुपा हुआ हीट होता है जो क्या करता है, तो जो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स होता है उनको तोड़ देता है और जिससे वो अलग अलग हो जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो भी मैंने पिछले पेज में बताया था वही बात यहाँ पे भी बताई जा रही है। यानी कि द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि ये आइस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा और उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी होगी, यानी कि वो एनर्जी जो इन मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ दे, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा मेरी बात। फिर से यानी कि मैं फिर से बता दूं, मैंने अभी बताया कि आइस भी एक मैटर है, एक सॉलिड स्टेट है और इससे भी पार्टिकल से बना होगा, और ये जब पार्टिकल से बना होगा तो इनके दो पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए जो हम एनर्जी का यूज करते हैं उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब फ्यूजन क्या होता है, तो आइए कहा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी कि वो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन, यानी कि जब सॉलिड से कोई लिक्विड में कोई भी चीज़ कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। यानी ठीक है, तो इसी तब यहाँ पे वो पूरा वर्ड हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि वो एनर्जी जो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट हीट क्या हो गया, यानी वो एनर्जी जो सॉलिड को कन्वर्ट कर तो रहा है और इसको और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। अगर कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज होता है तो उसी को हम फ्यूजन कहते
हैं, जैसे कि ये आइस क्या होगा, तो ये आइस सॉलिड है और लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड ऑफ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल। और ये जो लेटेंट हीट है वो क्या होगा, तो तब तक यूज होगा जब तक सारे के सारे अट्रैक्शन फोर्स जो आइस पार्टिकल के अंदर के होंगे वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, यानी कि तब तक द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज ऑफ द ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल। यानी कि जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी अट्रैक्शन फोर्स में लेटेंट हीट का यूज उनको अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए होता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहा जा रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे हमने वाटर लिया है, उसका टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, और हमने आइस लिया है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू आइस। ठीक है, चलिए फिर से एक बार बता दूं मैं, एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ आइस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हमने वाटर भी लिया और 0 डिग्री सेल्सियस का हमने आइस भी लिया, और अब इनमें पूछा जा रहा है कि इनमें किसकी पास पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो होगा वाटर पार्टिकल की एनर्जी मच मोर होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू आइस पार्टिकल। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आइए देखते हैं उसी टॉपिक को आगे क्या बताया जा रहा है। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, उसमें बताया कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और अब बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड क्या होता है, बॉयल होता है और फॉर्म वेपर, और वेपर बनाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के ऊपर, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए और लिक्विड बॉयल होकर के वेपर बनाता है, उसी टेम्परेचर्स को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर से बात समझ लीजिए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाती है और बॉयल होकर के वेपर बनाती है, इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिक्विड है, हमने इसको गैस के ऊपर रखा और हम इसको हीट देना शुरू किए, तो हम देखेंगे कि ये वाटर है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ये बॉयल नहीं हो रहा है, रखते रखते ये बॉयल होना शुरू नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर बाद बॉयल होना शुरू होगा। यानी क्यों बॉयल होना शुरू होगा, क्योंकि ये तब तक बॉयल नहीं होगा जब तक इसका टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए, और जैसे ही इसका टेम्परेचर इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो ये वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कहा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो 373 केल्विन होता है। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर वाटर तभी बॉयल होगा जब वो इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा, अन्यथा वो बॉयल नहीं होगा। यानी कि अगर हम वाटर को 373 केल्विन की जगह 370 केल्विन ही हीट करें तो ये वाटर तो भी बॉयल नहीं होगा। जब तक इसको हम 373 केल्विन एनर्जी नहीं देते हैं, हीट या टेम्परेचर नहीं देते हैं, तब तक ये वाटर बॉयल शुरू नहीं होगा। और जैसे ही ये 373 केल्विन का टेम्परेचर पा लेता है
तो ऑटोमेटिक वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जब आप पानी को किसी कंटेनर में रखकर गैस के ऊपर रखते हैं तो तुरंत ही बॉयल होना शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वुड अभी उस टेम्परेचर को गेन नहीं किया होता है जो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है, और जैसे ही वो अपना टेम्परेचर गेन कर लेता है यानी कि 373 केल्विन गेन कर लेता है तो ऑटोमेटिक वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। चलिए, या फिर यूं कहें तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अगर हम सेल्सियस में बदलें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अगर वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तभी वाटर क्या होगा? बॉयल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप 99 डिग्री सेल्सियस गर्म कर लें तो भी वाटर में आपको बॉइलिंग देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस अचीव करता है टेम्परेचर तो वैसे ही वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? तो 100 डिग्री सेल्सियस, आयु कहें तो 373 केल्विन होता है, केल्विन में बोला जाए तो। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब वही फिर हम बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अब यहाँ पे पता है, आपने भी देखा है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जान लिया, और अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। चलिए, तो अभी आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जाना था, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसको हम लोग वेपोराइजेशन कह रहे हैं, यानी वेपर से ये वर्ड बना हुआ है वेपोराइजेशन। ठीक है, वैसे ही वो बना था फ्यूजन, वहाँ पे बस ये फ्यूजन था और यहाँ पे वेपोराइजेशन से। फ्यूजन में क्या था? तो फ्यूजन में जो सॉलिड था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, पर यहाँ पे लिक्विड है और वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम लोग वेपोराइजेशन बोलते हैं। एंड चलिए, ठीक है, तो यहाँ इसको समझने में आसानी हुई क्योंकि हमने लेटेंट हीट समझ चुके हैं और बस हमें केवल वेपोराइजेशन जानना है, जो आप समझते ही होंगे वेपर यानी कि वाष्प, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड, यानी कि 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है वही अमाउंट हीट का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये कि अगर 1 kg वाटर आप ले, उसको गैस में टोटली वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना है यानी कि गैस में कन्वर्ट करना है, तो जितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता होगी उसी एनर्जी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया है एक छोटी सी बात, कहा जा रहा है कि एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और ध्यान रहे उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही होना चाहिए, और साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पे भी, यानी कि हम एटमॉस्फेरिक पे जो प्रेशर है हमारा नॉर्मल है वही रखना होता है। तो इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? यानी कि वो एनर्जी होता है जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डू नॉट राइज, यानी कि जब वाटर बॉयल हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, इवन थ्रो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली। अगर आप वाटर को किसी गैस पर रख दें और नीचे से गैस जाना शुरू करें तो क्या होगा? तो ये वाटर कुछ समय बाद बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्यों बॉयल होगा? क्योंकि ये वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इससे नीचे यानी कि 99 डिग्री सेल्सियस गर्म रहे या फिर 98 डिग्री सेल्सियस गर्म रहे तो भी वाटर बॉयल होना शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डू नॉट राइज इवन थ्रो द हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली, यानी कि जब तक ये वाटर बॉयल होगा तब तक इस वाटर का टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगी, यानी कि ये वाटर जब तक बॉयल होगा तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसको हीट 1 आवर दिया और 1 आवर में ये 102, 103 या 104 या 105 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वाटर का पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, मैंने अभी बताया
कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली हीट देना शुरू करें और ये वाटर बॉयल होने लगे तो तब जब तक बॉयल होगा तब तक इस वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये 101 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए या फिर 102 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, आइए देखते हैं। उसके आगे कहा जा रहा है as this heat of vaporization is used of overcome the force of attraction between the water particles। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमेशा जब तक वाटर बॉयल हो रहा है? तो वो इसीलिए क्योंकि उसके बाद जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको, वो एनर्जी इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये उनको तोड़ने में ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर नहीं समझ में आई है तो फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डू नॉट राइज इवन थ्रो द हीट इज बीइंग सप्लाई कंटिन्यूसली। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी कंटेनर में वाटर लेते हैं और उसको गैस को रख के गर्म करना शुरू करते हैं, तो जैसे ही वाटर अपना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन करता है तो वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और बॉयल तो होना शुरू हो जाएगा, पर जब तक बॉयल होगा वाटर, ये वाटर जब तक ये बॉयल होगा तब तक इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस ही रहेगा। ये नहीं कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ेगा? हम तो लगातार बॉयल करते जा रहे हैं, जाहिर बात टेम्परेचर बढ़ना चाहिए पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसका कारण ये है कि ये जो वाटर है ये भी पार्टिकल से बना होगा और इन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए वो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए वो खत्म हो जा रहा है, और इसलिए ये वाटर के जो टेम्परेचर है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा जब तक ये बॉयल होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कहा जा रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे अभी जो मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का और आइस में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वाटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। अब वही बात यहाँ पे भी कंपेयर करने को बताया जा रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर जो वाष्प होता है उसकी एनर्जी क्या होगी, मच मोर होगी, बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हम पानी लें और 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हम वाटर वेपर ले, तो इसमें वाटर वेपर जो होगा वो हमें ज्यादा गर्म लगेगा कंपेयर टू एनर्जी ऑफ वाटर कंपेयर टू वाटर। अब ऐसा क्यों होता है? तो वी कैन चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसलिए कहा जा रहा है कि हम एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय टेम्परेचर चेंज करके। यानी कि कोई भी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसका टेम्परेचर बदलते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। चलिए, जैसे हम बात करें सॉलिड यानी कि आइस को हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद जैसे ही उस लिक्विड टेम्परेचर को फिर से हम कम करते हैं, यानी कि लिक्विड को हम क्या करते हैं, फिर बढ़ाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस को फिर हम उसके टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि जो सॉलिड स्टेट है वो गर्म करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को गर्म करने पे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस को ठंडा करने पे फिर चाहे तो हम इसको लिक्विड में या फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, अगर हम गैस को कंडेंसेंस करें तो लिक्विड हो जाता है, या फिर लिक्विड इवोपरेट होकर के गैस बन जाता है, या फिर लिक्विड जो है वो फ्रीज होकर के आइस बनता है, या फिर आइस मेल्ट होकर के वाटर बनता है। ठीक उसी तरह से आइस अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, या फिर गैस डायरेक्टली
सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग डिपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, फिर से बता दूं मैं, अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसको हम प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, या फिर लिक्विड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम इवोपरेशन बोलते हैं। लिक्विड अगर फ्रीज होकर के आइस कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, और आइस अगर मेल्ट होकर के लिक्विड बन रहा है तो इसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए इसको हम डिपोजिशंस बोलते हैं, और सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये सब क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे, और इनका डेफिनेशन हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ही। अभी इसमें सब्लिमेशन से मैंने अभी बताया, सब्लिमेशन के आगे बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। तो कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉरी द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विथआउट पासिंग थ्रू द इंटरवर्सिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, यानी अगर कोई सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग या गर्म करने पे, या फिर वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, या फिर वेपर को हम अगर कूल करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है विथआउट पासिंग द इंटरविंग लिक्विड स्टेट। यानी कि कोई भी सॉलिड है गर्म करने पे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कोई भी वेपर है कूल करने पे डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट के चेंज में आए, तो उसको हम सब्लिमेशंस कहते हैं। चलिए आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, ये कैम्फर है यानी कि कपूर जिसको हम बोलते हैं। अगर हम इसको कैम्फर को गर्म करते हैं तो ये पिघलेगा नहीं, ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम उस गैस को स्टोर करते हैं और उसको कूल करते हैं तो फिर से हमें वो लिक्विड नहीं मिलेगा, वो फिर सॉलिड में यानी कि पाउडर लाइक सब्सटेंस में हमें प्राप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर से एक बार सब्लिमेशन को समझ लेते हैं। सब्लिमेशन में बताया जा रहा है कि जो सॉलिड होगा वो डायरेक्टली अगर वेपर में चेंज हो जा रहा है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, ठीक है, या फिर कोई वेपर है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो इसी को हम सब्लिमेशन, इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशंस कहते हैं। यानी द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, यानी कोई सॉलिड को वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है जब गर्म करते हैं तो, एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और वेपर जो है वो सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है बिना लिक्विड कन्वर्ट हुए ही। जब हम उसको ठंडा करते हैं तो विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरविंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में व्हेन कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन ए चाइना डिश कवर्ड बाय ए इन्वर्टेड फनेल विथ ए कॉटन प्लग, ठीक है, ये प्रोसेस ये एग्जाम्पल में बताया जा रहा है यही बात कि कैम्फर ले या फिर हम अमोनियम क्लोराइड लें और इसको जब हम गर्म करते हैं चाइना के डिश में रख करके, तो ये क्या होता है, तो ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है डायरेक्टली सॉलिड से, ठीक है। और फिर जब हम उसको ठंडा करते हैं या फिर कमिंग इन कांटेक्ट विथ कोल्ड, ठीक है, और जैसे वो ठंडा होता है फनल के अंदर तो फिर वो सॉलिड में आ जाता है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो अगले क्लास में आज हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि हमने आज पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के अनुसार जो सॉलिड लिक्विड या फिर गैस में कैसे कन्वर्ट होता है और क्यों होता है, इस बारे में हमने जाना। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के माध्यम से कैसे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या फिर कैसे कोई लिक्विड सॉलिड या फिर गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए इसी